नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में विस्तार से बात करेंगे अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश की खबरों की। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर हैं। रोजगार मेले का उन्होंने उद्घाटन किया है गाजियाबाद में। सीएम योगी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी इस मौके पर सौंपे हैं। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिए गए हैं, जिनसे उनकी पढ़ाई में उन्हें फायदा होगा, लाभ मिलेगा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे सीएम योगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर हैं और गाजियाबाद में उन्होंने रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें उसी रोजगार मेले की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एक तरफ जहां विकास से जुड़े काम, रोजगार से जुड़े कार्यक्रम, तो दूसरी तरफ पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिए हैं। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे हैं और कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हो रही है। पार्टी कार्यालय लखनऊ में हो रही है ये अहम बैठक, जिसमें हरदोई मिर्जापुर की बैठक बुलाई गई है और विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी लगातार जारी हैं पूरे प्रदेश में। उस लिहाज से भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त की, जहां हरदोई और मिर्जापुर को लेकर यह पूरी बैठक है। और इस बैठक में दरअसल जो सीटें समाजवादी पार्टी हार गई, इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक जारी है, क्या अपडेट्स? देखिए, आज ये बैठक हरदोई और मिर्जापुर, दो ऐसे जिले हैं जहां के जो प्रभारी हैं उनको बुलाया गया था। और इसके अलावा जो वहां के नेता हैं, जो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक, इस तरह से जो भी इन जिलों से जुड़े हुए नेता हैं, इनको आज बैठक में बुलाया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिर्जापुर है और हरदोई, ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर 2022 की विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वो ऐसा चुनाव 2022 का था। इन दोनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। खास बात यह भी है कि मिर्जापुर की एक मंझवा सीट है जहां पर उपचुनाव भी होना है, उसको लेकर भी आज समीक्षा की गई है और नेताओं को लेकर बातचीत की गई है। क्रॉस चेक किया गया है कि किस नेता को मैदान में उतारा जाना है, किस नेताओं का फीडबैक अच्छा नहीं है, उसको लेकर भी आज चर्चा की गई है। फिलहाल इन दोनों जिलों को लेकर अखिलेश यादव ज्यादा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि 2022 का ऐसे बहुत कम जिले थे जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट ना जीती हो। ऐसे में जो मिर्जापुर है और हरदोई ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ज्यादा समीक्षा करनी है, ज्यादा बैठकें करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर एक भी सीट 2022 में समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं गई थी। इसलिए ज्यादा गंभीरता से इस पर चिंतन हो रहा है कि कैसे करके इन जिलों में अपनी पकड़ मजबूत की जाए। तौकीर, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अभी से तैयारियों में पूरी तरह जुट गए हैं। बीजेपी की बात करें, बसपा की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, ये 10 विधानसभा उपचुनाव सीटों के साथ साथ 27 की तैयारी को किस तरह से देखा जा रहा है अभी से 2024 में? देखिए, 2024 के जो परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाला था और समाजवादी पार्टी के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर गई है। इसमें जिस तरह से सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, उसके बाद एक जो उम्मीद है समाजवादी पार्टी को कि 2027 में सरकार बनाने में वो सक्षम हो जाएंगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अभी से अपने पीडीए के नारे को मजबूत कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी
जो अभियान चला रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इसके अलावा कई मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अगर जिस तरह से लोकसभा सीटों में नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, अगर विधानसभा की जो 10 विधानसभा सीटें हैं, इसके जो रिजल्ट आए थे 2000, ये जो उपचुनाव 10 सीटों पर होना है, इसमें 5 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के खेमे में है और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसमें 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 उनके सहयोगी दल यानी कि अपना दल और निषाद पार्टी के विधायक थे, जो यहाँ से सांसद होने के बाद अब जो विधायक से सांसद बन गए उनकी सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। सिर्फ कानपुर की एक ऐसी इकलौती सीट है जहां पर विधायक को सजा का ऐलान होने के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। यानी कि जो 5 और 5 का जो 50-50 का जो फॉर्मूला है, इसमें हथियाने की जो पूरी ताकत झोंकी जा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। फिलहाल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो सहयोग के तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ नजर आएगी, 1-2 सीटों पर समझौता करके वो भी मैदान में नजर आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो समाजवादी पार्टी के लिए भी होगी कि अगर वो इन 10 सीटों पर 7-8 इस तरह का सीट जो मार्जिन है, यानी कि इस 7-8 सीटें उनके खाते में अगर चली जाती हैं, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट भी लगेगा और उसके बाद एक राजनीतिक भूचाल भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यही चुनाव तय करेगा कि 2027 में किस सरकार सत्ता में होगी। बिल्कुल तौकीर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है और अखिलेश यादव खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 2 जिलों को लेकर खासतौर पर मंथन किया जा रहा है, जहां पर 2022 के चुनावों में सपा 0 रही थी। रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें, उपचुनाव से पहले बसपा की बड़ी बैठक कल लखनऊ पार्टी कार्यालय में होगी। 10 सीटों को लेकर बसपा द्वारा रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा जो संगठन की गतिविधियां हैं उसे लेकर भी फीडबैक लेंगी मायावती। ये बड़ी खबर सामने आई है, यानी बीजेपी, सपा और बसपा तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तैयारी के साथ जुटे हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता। तौकीर, बसपा की कल होने वाली बैठक को लेकर किस तरह की जानकारी सामने आई है और इन 10 सीटों को लेकर अगर बात किया जाए तो किस तरह के स्टेक बसपा देख पा रही है इन 10 सीटों में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि कभी वो उपचुनाव में मैदान में नहीं जाती थी, लेकिन ये पहली बार है कि वो भी अब उपचुनाव में पूरी तरह से सक्रिय होने का दावा कर चुकी है। लगातार बसपा के मुख्यालय पर बैठकें हो रही हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो प्रभारी हैं, उनको बुलाया जा रहा है। कल भी एक बड़ी बैठक पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बुलाई है और वो कल भी समीक्षा करेंगे उन 10 विधानसभा सीटों की जहां पर उपचुनाव होना है। फिलहाल अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो ने सभी जगह अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन 7 ऐसी सीटें थी जहां पर बसपा के अच्छे प्रदर्शन की वजह से इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान हुआ था और छोटे मार्जिन से वहां पर वो सीटें हार गए थे। यानी कि जो राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैंपेन कर रहे थे, उस दौरान जो उन्होंने दावा किया था कि 50 से ज्यादा सीटें वो जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उस आंकड़े के करीब पहुंच भी जाते, लेकिन बसपा के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से भारी नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ था। यही नतीजे अब उपचुनाव में भी देखने को मिल सकते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करती है तो इंडिया गठबंधन को माना जा रहा है कि बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बसपा सुप्रीमो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो इन सीटों में गेंदबाजी करेंगी और 1-2 सीटें अपने खाते में भी ले जाने में सफल होंगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो खेमा है वो लगातार बिखर रहा है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं और लगातार पार्टी से अलग होकर या तो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो इस पार्टी के अंदर जो टूटन है उसको रोकना एक बड़ी चुनौती बहुजन समाज पार्टी के लिए है ही। और इसके अलावा जब मैदान में वो जाएंगी तो मायावती अगर खुद कैंपेन में उतरेंगी तो फायदे हो सकते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर बसपा सुप्रीमो मैदान में ना उतरकर दूर से अगर वो ट्विटर पर ही अगर सक्रिय रहेंगे तो उसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में तमाम खबरों का। बाराबंकी में 72 वर्षीय बुजुर्ग को अधिकारियों ने किया मृत घोषित। खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा बुजुर्ग। कन्नौज में धूमधाम से निकाली गई गणेश विसर्जन यात्रा। लोगों की उमड़ी भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। बदायूं में एसओजी टीम समेत पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा। आरोपी को किया गिरफ्तार।
आजमगढ़ में महोत्सव के रिहर्सल में मंदिरों की तस्वीरें आई सामने। फैशन शो में महिलाओं और लड़कियों के कपड़ों पर काशी विश्वनाथ के मंदिर और राधा कृष्ण की दिखी तस्वीर। पुलिस से कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर में महिला के साथ शोषण का मामला। थाने में पहुंचकर पीड़िता ने सुनाई आप बीती। मामले में पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। फर्रुखाबाद में रोडवेज वर्कशॉप। फतेहगढ़ में हुई विश्वकर्मा पूजा। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। अमरोहा में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव अग्रवाल के पिता का निधन। दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस। तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर किया गया अंतिम संस्कार। प्रयागराज में कल से लगातार बारिश। 12 मछुआरों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। कानपुर में घटिया निर्माण के चलते ढह गया निर्माणाधीन पंप हाउस। हर घर जल योजना के तहत किया जा रहा था निर्माण। मिर्जापुर में रामलीला कमेटी का मुकुट पूजन कार्यक्रम संपन्न। आरती के बाद भक्तों को प्रसाद दिया। कासगंज में भेड़ियों का आतंक। पिता पुत्र पर भेड़िए ने किया हमला। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। आधा दर्जन दबंगों ने डिलीवरी बॉय के साथ की मारपीट। घटना कैमरे में कैद। बागपत पहुंची महंत देव सती गिरी। 8 पलकों वाले भगवान शिव का किया जलाभिषेक। प्रतापगढ़ में प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया दौरा। सेवा पखवाड़ा का किया शुभारंभ। आगरा में ताजमहल की दीवार पर उगा पौधा। एएसआई पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे। आगरा में 2 गुटों के झगड़े के बीच बचाव में पहुंची पीआरबी पर हुआ पथराव। पीआरबी पर पथराव करने के बाद युवक फरार। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। अलीगढ़ में सपा छात्र सभा ने कलेक्ट्रेट पर चाय बांटकर मनाया बेरोजगारी दिन। डीएम कार्यालय के बाहर छात्र सभा ने की रोजगार की मांग। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।